कल्लू खड़ा है भट्टे पे। कौन? कल्लू खड़ा है भट्टे के ऊपर, ठीक है। और भट्टा है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। कहा है भाई? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे है मतलब ये भट्टा फिसल सकता है। क्या कर सकता है? फिसल सकता है, ठीक है। तो भाई कल्लू जो है जिस सरफेस पे खड़ा है, जिस साइड खड़ा है, वो क्या है? रफ सरफेस है। और सरफेस इतना रफ है कि यहाँ पे स्लिपिंग कभी नहीं हो सकती, ठीक है। क्या हो रहा है? कल्लू खड़ा है फ्रिक्शन वाले सरफेस पे, और ये जो भट्टा है ये रखा है स्मूथ सरफेस पे। यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी स्लिपिंग नहीं, ठीक है भाई। तो अब कल्लू क्या करता है? कल्लू यहाँ से चलना शुरू करता है इस वाले एंड से, और ये कहीं जाके दूसरे एंड पे खड़ा हो जाता है, या जैसे इस प्लैंक पे, इस भट्टे के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। सही है? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? क्या बोला? कल्लू भट्टे के ऊपर खड़ा है और अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब कल्लू चलने लगेगा तो बोलो कल्लू फिसलेगा इसके ऊपर? यस नो? आधे यस बोल रहे हैं, बोल रहे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन है, इनफ है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं हो सकती ना, तो ये तो इसके ऊपर फिसलेगा नहीं। बोलो ये आगे जाएगा, ये इसके ऊपर नहीं फिसलेगा, लेकिन ये प्लैंक इसके ऊपर फिसल सकता है। यस और नो? इसको ऐसे इमेजिन करो, ये आपके पास भट्टा है, ये कल्लू है, ठीक है। अगर ये चल रहा है, देखो ये सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। धीरे धीरे चलेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये स्लिप नहीं करेगा। अब इमेजिन करो कि कल्लू जो है बहुत ज्यादा तेजी से भागना चाहता है। तो ये देखो, मान लो अगर कल्लू भाग रहा है तो कल्लू खुद आगे जाना चाहता है, इस प्लैंक को पीछे धकाना चाहता है। पीछे धकाना चाहेगा तो उसके पीछे फोर्स लगेगा, और इस प्लैंक के ऊपर नेट फोर्स पीछे की डायरेक्शन में आ गया, मतलब ये पट्टा पीछे सरक सकता है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि कल्लू ने इसको पीछे धकाया, पट्टा पीछे सरक जाएगा, ठीक है ना? यही यहाँ होता है। तो आपको बताना है कि ग्राउंड पे जब मैं खड़ा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि कल्लू इस एंड से लेके उस एंड तक चला गया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस फट्टे की लंबाई l है। तो ये जो फट्टा है ये कितना पीछे सरकेगा, आपको ये बताना है। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, ये इस पूरे को मैंने क्या अज्यूम कर लिया भाई? सिस्टम अज्यूम कर लिया है। क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एंड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। यस और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोला था न्यूटन ने? क्या बोले? चाचा जी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? और इनके बीच में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल। इंटरनल फोर्स पूरे सिस्टम को मूव नहीं करवा सकती। सही है? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हिला सकती है सिस्टम के अंदर, लेकिन पूरे सिस्टम को मूव नहीं करवा सकती। पूरे सिस्टम को मूव नहीं करवा सकती मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। गलत बोला? सही बोला? अच्छा लगा? यानी कि जहां पहले सेंटर ऑफ मास था बाद में भी वहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। यस और नो? अच्छा, अब जब इसका मूवमेंट हो चुका होगा तब हमको कुछ दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा? ये तो पुराना रिवीजन है, m1 m2 है, और उनके बीच में टोटल d डिस्टेंस है, l डिस्टेंस है। तो पहले से डिस्टेंस कितना होगा? m2 l by m1 plus m2, दूसरे कितना होगा? m1 l by m1 plus m2, ठीक है। वो आगे की चीज लिखी है तो आगे बताते हैं, ठीक है। कल्लू मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, ठीक है। कल्लू मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू अदर एंड ऑफ द प्लैंक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, ठीक है। तो मैं कहता हूं जब कल्लू यहां से चलना शुरू करेगा तो पट्टा पीछे जाना चालू हो जाएगा। सही है? तो चलो एक ही डायरेक्शन में, एक के नीचे हम फिगर बना के देते हैं। ये हो गया भाई कल्लू। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा ये पट्टा है ये कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे सरक गया, एक्स डिस्टेंस पीछे चला गया। तो जब ये पट्टा ही कुछ एक्स डिस्टेंस पीछे सरक गया है तो बोलो पट्टा कहां पहुंच जाएगा? कुछ ऐसे पहुंच जाएगा। ये सब कितना डिस्टेंस चल गया पट्टा भाई? एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। कल्लू राइट जाएगा तो पट्टा लेफ्ट जाएगा, ठीक है।
अच्छा, कल्लू यहां था, कल्लू को कहा जा रहा है दूसरे एंड पे। तो जब कल्लू चलते चलते चलते, एक्चुअली जब ये आगे जा रहा है तो फटा पीछे जा रहा है, कल्लू दूसरे एंड पे पहुंच गया, बोलो भाई ये हो गया कल्लू। तो कल्लू का एक्चुअल मूवमेंट कितना हुआ है, ग्राउंड पे मैं खड़े हुए तो कितना मूवमेंट हुआ है, ये देखो टोटल एल, पट्टे की लंबाई अभी भी एल रहेगी, ये एक्स, तो ये कितना, तो ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में कल्लू कितना चला है, एल माइनस एक्स। तो कल्लू का मूवमेंट है एल माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक है एक्स, सही है। सेंटर ऑफ मास जो पहले था अभी भी वही रहेगा, जहां पे पहले था वही रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। एज ये बात क्लियर हो गई कि पट्टा चलेगा x, कल्लू चलेगा l माइनस एक्स। एज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू जीरो, VCM विल बी कांस्टेंट। VCM कांस्टेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल रहेगी, मतलब पहले ये रेस्ट पे था तो बोलो जीरो ही रहेगा, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल। सही है भाई, ये बात पक्की हो गई है कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सही है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ओके। अब अपने वही पुराने वाली चीजें करनी है, क्या भाई, दो मासेस है, ठीक है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, पहले का पोजीशन है ये, दूसरे का पोजीशन है, फिर थोड़ी देर बाद m1 जो है उसका पोजीशन कुछ और हो गया और m2 का पोजीशन कुछ और हो गया, फिर उनका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हमारे पास दो केस बन गए, तो भाई इनिशियली जब कल्लू लेफ्ट साइड पे खड़ा था वहां पे हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन लिखेंगे, लिख लिया XCM इनिशियल आ गया। जब कल्लू मूव कर चुका है तब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, हो जाएगा XCM फाइनल, बोलो XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल आ जाएगा, बोलो कोई कर सकते हैं, फिर वहां से सॉल्व करके हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, हम उसी रिजल्ट, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है बोलो, M1 है, लोकेशन इसकी X1 है, ये M2 है, इसके लोकेशन X2 है, सही है, तो M2 M1 जहां है, कल्लू जहां है, वो उसका X1 पोजीशन हो गया, और M2 क्या है, वो फट्टा, उसके बीच में उसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो M1 X1 और M2 X2 बोल रहे हैं, ठीक है। और बाद में जब वो चल के उधर चला गया तो बोलो M1 का लोकेशन हो गया कोई X1 डैश, पहले क्या था M1 लोकेशन था X1, अब M1 मास का लोकेशन चेंज हो गया और क्या हो गया वो X1 डैश, और M2 मास कुछ इधर आ गया है ना, M2 मास इधर आ गया, उसकी नई लोकेशन क्या मान लिया हमने, X2 डैश, सही है भाई। इनिशियल सेंटर ऑफ मास लोकेशन XCM, फाइनल XCM डैश, सही है भाई। तो M1 X1 plus M2 X2 डिवाइड बाय M1 plus M2 इज इक्वल टू XCM, M1 X1 डैश प्लस M2 X2 डैश डिवाइड बाय M1 plus M2 इज इक्वल टू XCM डैश, सही है, और XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल, यस और नो, तो हमने भी यही किया है, बोलो XCM इज इक्वल टू M1 X1 plus M2 X2 plus M2, ये स्टार्टिंग का है और ये क्या है, ये बाद का है, सही है भाई। तो XCM is equal to XCM dash initial position of center of mass is equal to final position of center of mass, सही है। अच्छा तो बोलो इसको इससे कंपेयर कर दो, बोलो ये कट जाएगा, बोलो भाई, ठीक है, ओके। M1 X1 plus M2 X2 equal to M1 X1 dash plus M2 X2 dash, ध्यान से देखना, अब देखो इधर M1 है, इधर M1 है, क्यों ना मैं इसको उठा के कर लियो, क्या बनेगा M1 X1 माइनस M1 X1 डैश, M1 कॉमन ले लिया, M1 into X1 माइनस X2 डैश आ गया भाई। अच्छा X2 को उधर भेज दे, क्या आएगा बताना, M2 X2 डैश माइनस X2, सही है भाई, ओके। अब मैं चाहूं तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं जबरदस्ती, बोलो निकाल। अच्छा यहाँ क्या बन जाएगा, M1 X1 माइनस X2 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 टाइम्स X2 माइनस X2 डैश, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बोलो, M1 इंटू इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू माइनस M2 टाइम्स इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, सही है भाई, कोई दिक्कत परेशानी सब बढ़िया, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, दोनों साइड से नेगेटिव नेगेटिव आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगा M1
x1 डैश माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस m2 टाइम्स x2 डैश माइनस x2। ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 टाइम्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो पहले पढ़ा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, m1 मास का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या है m2 मास का डिस्प्लेसमेंट। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, m1 इंटू पहले का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू m2 इंटू, कोई दिक्कत, ठीक है। अब वहां पे एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, m1 इंटू पहले का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 टाइम्स दूसरे का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कहता हूं ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये माइनस का साइन दिखा रहा है कि इसके डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट। याद है देखो, अगर m1 इधर इधर मूव कर रहा है तो m2 इधर मूव करेगा ना, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट, सही है। अगर एक राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, समझ में नहीं आया, सही है। तो देखो ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट के हिसाब से देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या थी, जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम होगा कांस्टेंट, ओके। मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो गया, इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो गया, मतलब टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं कहता हूं लेफ्ट साइड का मोमेंटम इज इक्वल टू राइट साइड का मोमेंटम बोल सकते हैं। पहले मोमेंटम जीरो था, मतलब लेफ्ट साइड का मोमेंटम इज इक्वल टू राइट साइड का मोमेंटम, यानी कि लेफ्ट साइड का शिफ्टिंग इज इक्वल टू राइट साइड। ऐसा यही बात नहीं आ रही थी, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड मोमेंटम इज इक्वल टू राइट साइड मोमेंटम। ऐसा अब इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, इंटीग्रेट करो तो मास बाहर, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। इधर भी राइट साइड में मोमेंटम सेकंड मास इनटू सेकंड का वेलोसिटी, इसको m2 को बाहर निकालो, बोलो सेकंड की वेलोसिटी का इंटीग्रेशन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, मास इनटू लेफ्ट साइड मोशन इज इक्वल टू राइट साइड मोशन इनटू सेकंड वाला मास, सही है। मतलब मास इनटू लेफ्ट साइड का मोशन इज इक्वल टू मास इनटू राइट साइड का मोशन। मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, बोलो m1 डेल्टा x इज इक्वल टू m2 डेल्टा x, सही है भाई। बोलो m1 इनटू ये क्या है, पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट, बोलो कल्लू है ना m1 मास, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था l माइनस x, और ये है m2 फट्टा फट्टे का डिस्प्लेसमेंट कितना हो x, जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, m1 l माइनस, तो ये m1 इनटू l माइनस x इक्वल टू x। बोलो आपने को क्या चाहिए, x चाहिए, बोले इसको ओपन करो, ये आएगा, x वाले टर्म को उठा के इधर लेके जाओ, x कॉमन आएगा, बाकी वाला इधर भी m1 l माइनस, समझ में नहीं आया, सही है। सीधा सीधा अब आपको करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप बेसिकली एक ही चीज करें, क्या एक ही चीज करेंगे भाई, लेफ्ट इक्वल टू राइट। क्या बोला, लेफ्ट इक्वल टू राइट। कोई भी सिस्टम देखो, ये सिस्टम यहाँ से यहाँ चला कर बताओ दूसरे वाला कितना मूवमेंट करेगा, तो हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट। बोलो क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट, 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 है ना। मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट वाला इज इक्वल टू मास इनटू राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट, इक्वल, सही है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारा कभी आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, हमने ऑपोजिट डायरेक्शन मान ली है, मतलब हमने लेफ्ट मान लिया, तो भाई हम बोलते थे कि जो कल्लू है ना वो राइट जा रहा है, फट्टा जो वो भी राइट जा रहा है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मान लूं तो x की वैल्यू कैसे निकल जाती, नेगेटिव वैल्यू आती, और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमने इनिशियल असम्पशन उल्टा ले लिया था, हमने राइट मान लिया था, असल में वो लेफ्ट साइड है। समझ में आया। तो नेगेटिव आंसर से घबराएंगे, यस नहीं घबराएंगे। नेगेटिव आंसर मतलब क्या है, हमारा इनिशियल असम्पशन गलत था, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा सही है। कोई दिक्कत, फॉर्मूला भी याद हो गया है, m1 l by m1, सही है। तो ये यही होना चाहिए बात, मेरे को इसका मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब है, लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सही है। मास इनटू राइट साइड इज इक्वल टू मास इनटू लेफ्ट साइड, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बहुत सारी बात। अब क्या हो रहा है हमेशा, और लेफ्ट इक्वल टू राइट वाले को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, आप
ये देखेंगे कि पूरा सिस्टम, कोई भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखे, अपनी ये आदत बना, ऑब्वियसली क्वेश्चन पे तो आदत बन जाएगी। जब भी आप कोई पूरा सिस्टम देखें तो पूरा सिस्टम देखने क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इस पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे। अगर बाहर से कोई फोर्स लग रही है तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर फोर्स नहीं लग रही है मतलब लेफ्ट इक्वल टू ना मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट लेफ्ट मान लिया, कोई दिक्कत परेशानी सही है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहा है सल्लू मूव्स फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द बोट टू द राइट एंड। सल्लू है, सल्लू का हो गया ना काम, सल्लू 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 बोलते हैं ना इसको। तो सल्लू बोट पे खड़ा है, बोट का मास है 20 किलो और बोट की टोटल लेंथ है 5 मीटर, ये बोट की लंबाई होगी 5 मीटर। तो बोलो ये जो सल्लू है यहाँ से यहाँ चला गया, तो बोलो बोट कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट साइड जानी चाहिए। तो आपने को क्या करना है, चाहो तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले देखो। अब मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट, हम मान लेंगे कि जो ये बोट है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी बाय सम डिस्टेंस x, तो ये जो बोट है ये कुछ अब इस टाइप की दिखने लगेगी। बोलो बोट यहाँ, ये वाला एंड यहाँ से यहाँ आ गया, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, हमेशा ग्राउंड के फ्रेंड में करना, ये बात ध्यान है, ठीक है। तो ये आ गया सल्लू यहाँ पे, सही है भाई। ठीक है भाई, तो ये जब ये सल्लू यहाँ आ गया तो क्या होगा, और ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L माइनस एक्स, सही है। तो बोलो सल्लू का मास इनटू राइट साइड डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सल्लू L माइनस एक्स, तो बोलो m1 इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट L माइनस एक्स इज इक्वल टू बोट है। अब बताओ बोट कितनी तरह से भाई, x, बोलो बोट का मास डिस्प्लेसमेंट x, ये कितना है भाई 80 किलो, सही है। बोलो L कितना है, अब निकालना पड़ेगा मुझे, चलो कर लेते हैं, ये इसको 4 पे काट दो पहले, ठीक है। कितना जाएगा 20 माइनस 4x इज इक्वल टू x, इसको उठा के कर जाओ कितना हो जाएगा 5x, सही है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, तो मतलब जो बोट है वो 4 की है और सल्लू है वो 1 मीटर है, समझ नहीं आया। अब दो जने चलिए, कौन कौन है, एक शेट्टी है एक मजनू है। शेट्टी मजनू कौन सी फिल्म में थे, वेलकम फिल्म में थे, अभी दोनों एक ही बोट पे चल रहे हैं। अब जो शेट्टी है ये 60 केजी का है और मजनू जो है वो 40 किलो, थोड़ा पोषण हो गया इसलिए 40 किलो का है, ठीक है। और जो बोट है वो है 10 किलो की और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट व्हेन ए एंड बी मीट इन द मिडल ऑफ द बोट। तो शेट्टी मजनू जब जो है हाथ मिलाने के लिए बोट के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाते हैं, तो बोट कितना मूव करेगा। तो देखो एक तो तरीका है कॉमन सेंस वाला। कॉमन सेंस का तरीका क्या है कि भाई ये जो शेट्टी है ना ये भारी है, ये भारी है, भारी पर्सन राइट साइड लेगा तो टोटल मास लेफ्ट साइड आना चाहिए, यानी कि जो बोट है ना वो लेफ्ट साइड कर देगी, हम पहले मान, ये हमारा ऑलमोस्ट असम्पशन सही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द बोट हैज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस कितना भाई, कितना x डिस्टेंस जो है बोट सरक के। अब बोलो यहां से टोटल डिस्टेंस 10 मीटर था, अब बोलो यहां से यहां बीच वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। अब बोट x सरक गई है तो ये यहां से यहां तक जा पाएगा, कितना चलेगा 5 माइनस x, ऐसा ना। और मजनू कितना चलेगा 5 प्लस x, सही हो गया ना बात, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है बोट कुछ इस तरह की हो गई, और बोलो जो ये मिडिल पॉइंट था ये मिडिल पॉइंट कहीं यहां सरक गया, ऐसा बोलो वो बोट एक्स सर गई तो जो मिडिल पॉइंट है वो तो एक्स सर जाएगा, इसको चलना था 5, अब कितना चलेगा ये 5 माइनस एक्स। तो बोलो शेट्टी जो है वो 5 माइनस एक्स चलता है, राइट साइड में जा रहा है, तो बोलो इसका मास इनटू राइट साइड का मूवमेंट 60 इनटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड वाला देख लो, लेफ्ट साइड में कौन चल के आ रहा है, पहली बात तो बोट चल के आ रही है 10 इनटू एक्स प्लस, अब ये कौन है मजनू, मजनू का मास 40 और ये कितना लेफ्ट साइड में हुआ है 5 प्लस एक्स, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, उनको सिंपल। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता आपको, x नहीं पता तो क्या करेंगे बोलो, पहले तो 0 0 उड़ा दे, x बता सकते हैं कि सर कितना आ जाएगा बोलो 4 into 5 plus x 6 into 5 minus x, x का वैल्यू सही है भाई, कितना आंसर आएगा, 10 माइनस
अब ये क्वेश्चन देख के आपको ये लगेगा कि सर ये तो आपने अलग कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट पूछा, सेम ही क्वेश्चन। सही है, कह रहा है कि जब ये मास m1, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैंक इन x डायरेक्शन विद सेंस सर्कल रो दैट द स्फीयर ऑफ मास m1 इज और m1 एंड रेडियस r इज एट द बॉटम पोजीशन। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, ये जो है ना ये वेज है, ठीक है, प्लैंक भी बोल सकते हैं, वेज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सेमी सर्कल ऐसे काटा हुआ, और एक सेमी सर्कल जो काटा हुआ इसकी रेडियस है 4r, और यहाँ पे जो मास है इसका मास है m1, ठीक है, इसका मास है m2। तो बोलो जब ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तब वो पूछ रहा है कि m2 मास कितना लगेगा। ऑब्वियसली देखो m1 मास राइट साइड जा रहा है, इस पूरे सिस्टम में कोई फोर्स नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। तो बोलो ये m2 मास कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, जब m1 मास राइट। सही है, तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ x तरफ जाएगा। बोलो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, कुछ x तरफ जाएगा, यानी कि ये जो मिडिल पॉइंट है ये भी कुछ x डिस्टेंस मूव कर जाएगा, यस और नो। बोलो इसको कहाँ जाना था, यहाँ से यहाँ इसके नीचे जाना था, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था इसको, 3r डिस्टेंस ट्रेवल करना था। लेकिन अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3r माइनस x, है ना, 3r इधर आ गया ना। बोलो इसका मास इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट, m1 इंटू 3r माइनस x, सॉरी 3r माइनस x, और बोलो इसका m2 इंटू x लेफ्ट साइड। समझ नहीं आया, कर सकते हैं आप लोग, कर लेंगे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक रस्सी है, इस रस्सी के ऊपर ना दो मास लगा रखे हैं, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर समहाउ। तो यहाँ पे एक m1 मास की रिंग है और यहाँ पे एक m2 मास है। तो कह रहा है कि जब ये m2 मास शिफ्ट करता है, मतलब पीएलसी टाइप क्वेश्चन है, m2 जो है वो शिफ्ट करता है बाय सम डिस्टेंस इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो जो ये रिंग लगी हुई है ये कितना कितना शिफ्ट करेगी, हाँ आ गया है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, रस्सी के अंदर कुछ इस तरह से ये रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, और इस रिंग के लोअर एंड पे एक धागा बांध के, ये एक धागा बांध के, और यहाँ तक इसको मैं देखो, ये धागा बांध के यहाँ पे m2 मास ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस m2 मास को यहाँ से रिलीज कर, m2 मास को यहाँ से रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो बोलो क्या ये रिंग आगे सरकेगी, यस। क्यों, क्योंकि ये वाली रस्सी है जिसपे ये रिंग लटकी हुई है ये स्मूथ है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इन दिस डायरेक्शन इज जीरो। तो इस डायरेक्शन में देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर। तब तक हमने क्या पढ़ा था, नेट फोर्स इज जीरो। अब हम कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा, रेस्ट पे रहेगा, जहां पहले तक बाद में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बोलो ये जो m1 मास है ये राइट साइड चला जाएगा, m2 मास लेफ्ट साइड, ये सब बोलो इसको रिलीज किया करते हैं तो क्या होगा, इसको रिलीज करते ही ये मास नीचे जाएगा, मतलब इसका ओवरऑल वाई डायरेक्शन का मूवमेंट देगा, एक्स डायरेक्शन में ये मूव हुआ है ना, ठीक है। जब ये एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में मूव हुआ है तो m1 मास विल हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। सही है भाई, कोई दिक्कत, बोलो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू राइट। सही है, बोलो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था, l। अगर हमने मान लिया कि m1 यानी कि जो रिंग है ये x डिस्टेंस मूव करती है तो बोलो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, l माइनस x। सही है, बोलो m1 इंटू x इज इक्वल टू m2 इंटू l माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है।
स्टेटमेंट लिखनी चाहिए ना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई, फॉर एग्जांपल ये ऐसे रखी हुई है। अब यहाँ फ्रिक्शन है, इसकी और इसके बीच में अभी फ्रिक्शन है, तो क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दूं, ये ऐसे गिर जाए, बोलो क्या हुआ, जो इसका सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ था, यहाँ पे, अब वो गिर गया, बोलो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन राइट साइड में ही लगा होगा। जब फोर्स राइट साइड में लगी तभी तो सेंटर ऑफ मास राइट साइड में गया है, अगर फोर्स लेफ्ट लगती तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट में जाता है। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो और जब ये गिरेगा ऐसे गिरने लगेगा तो ये जो लोअर एंड स्लाइड हो जाएगा ऐसे करके, सही है, ऐसे था, फ्रिक्शन है तो यूं गिरेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे गिरेगा। अब जब ये ऐसे गिरेगा तो पूछ रहा है कि जो इनिशियल पोजीशन थी रॉड की, कितना लेंथ इधर होगा और कितना लेंथ इधर होगा, बताओ, L/L/2 होगा। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स लोकेशन था, एक्स डायरेक्शन लोकेशन था, गिरने के बाद भी इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन का लोकेशन यही रहेगा, यस और नो, यानी कि ये हमारी रॉड ऐसे गिरेगी और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे था, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास विल स्टिल रिमेन एट दिस पोजीशन, सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, बोलो लेफ्ट साइड में L/2, राइट साइड में L/2। क्वेश्चन मुश्किल करना है तो क्या कर सकते हैं, ये जो रॉड है ना जी, ये लैम्डा नॉट एक्स इसका लैम्डा है, ठीक है, और ये रॉड गिर गई, यहां पे 0 था और यहां पे हाई था, तो अगर ये ऐसे गिरेगी तो बोलो क्या अभी भी L/2 सेंटर ऑफ मास का कहां होता है, ये इस वाली रॉड का 2L/3 लेंथ है, याद आया, तो बोलो जब ये गिरेगा तो बोलो इधर वाली साइड कितनी होगी L/3 और इधर वाली कितनी हो जाएगी 2L/, समझ नहीं आया, सही है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे 0, तो ऐसे गिरने तो बोलो इधर वाला हल्का पार्ट इधर सही मास है, उल्टा होता तो इधर L/3 इधर, समझ नहीं आया, सही है। Find the direction of friction on the rod and the ground if the rod holds without slipping। अगर ये रॉड रफ सरफेस पे रखी है और ऐसे करके ऐसे गिर गई तो आपको बताना है कि रॉड पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है और ग्राउंड पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। बोलो ये रॉड ऐसे गिर गई, स्लिप हुए बिना गिर गई, तो बोलो सेंटर ऑफ मास राइट साइड में चला गया, तो फ्रिक्शन भी कहां लगा हुआ, राइट साइड, रॉड पे फ्रिक्शन लगा राइट साइड में और ग्राउंड पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में, है ना, एक्शन रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ने इसको आगे लगाया तो इसमें ग्राउंड को पीछे लगाया, तो राइट कॉमा लेफ्ट हो जाएगा, इस पे राइट हो जाएगा। Find the displacement of wedge when the block slips to the bottom of the wedge। तो ये wedge दे रखा है आपको, इसका मास है m1, इसका मास है m2, सही है भाई। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, पहले जनरली ये फिक्स होता था ग्राउंड के साथ, अब क्या हो रहा है, ये फिसल के नीचे जा रहा है, जब ये फिसल के नीचे जाएगा तो बोलो सेंटर ऑफ मास राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में फोर्स 0 है, दैट मींस जो राइट साइड का मोशन इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का मोशन। बोलिए अगर ये लेंथ यहां से यहां तक, तो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक L रखी है, बोलो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा L, ये L cos थीटा हो जाएगा, सही है भाई, ये लेंथ हो गई L cos थीटा। अब ये कह रहे हैं कि ये यहां जा रहा है तो बोलो ऑब्वियसली M2 मास को लेफ्ट साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, यस और नो, बोलो लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट हो गया, मान लो x से शिफ्ट हो गया, सही है भाई, बोलो राइट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू लेफ्ट, सही है, बोलो राइट कितना शिफ्ट होगा, राइट कितना डिस्टेंस है ये, लेकिन ये इधर सट गया तो ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली ये कहीं यहाँ आ जाएगा, तो ये असल में यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये कितना शिफ्ट हो रहा है L cos थीटा माइनस x, तो बोलो m1 into L cos थीटा माइनस x इज इक्वल टू m2 into x, लेफ्ट इक्वल टू x,
कोई दिक्कत कर सकते हैं आप। अब आता है मोमेंटम का। बोलो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम, सही है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, सही है। कोई दिक्कत भाई? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन पे आया है, सही है। बेसिकली क्या बताता है कि भाई कोई बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है, सही है। तो बहुत हैवी मोमेंटम की चीज आ रही है, मच्छर आ रहा है 100 की स्पीड से और ट्रेन आ रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किसको रोकना आसान है? मच्छर को, क्योंकि उसका ओवरऑल मोमेंटम कम है। और ट्रेन को रोकना मुश्किल है क्योंकि इसका ओवरऑल मोमेंटम ज्यादा है। तो कई टन की होती है, 100 टन 200 टन की ट्रेन होती है, राइट। बोलो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड वाला लॉ मुझे बताइए, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी फोर्स? इंटरनल, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम। मोमेंटम को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सही है। इनिशियल मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, और फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम निकाल लो, है ना। और फिर दोनों को इक्वल रखो, जो आपको चाहिए वो आ जाएगा, सही है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स से कैसे करेंगे? m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 इनिशियल, और बाद में ऐसे ही m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 फाइनल, है ना। सबकी फाइनल वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी इक्वल है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? m टोटल इनटू vcm, सही है। टोटल मोमेंटम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? m टोटल इनटू vcm, सही है। कोई दिक्कत? इनिशियल इज इक्वल टू m टोटल इनटू vcm फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास और फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकाल। कोई दिक्कत है इसमें? ये गोल्डन रूल है। कौन सा? अभी जो लॉ आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, मेन जो 3-4 लॉ होते हैं ना, पहला है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत अच्छे समझा हुआ मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा है ये बताया पहली बार, ठीक है, वर्क एनर्जी। आगे का लिख लिया है क्या तुमने? दूसरा है वर्क एनर्जी, सही, आगे लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो है गोल्डन रूल, और ये तीसरा है जो अभी आएगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व यानी कि कांस्टेंट रहता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मतलब क्या? इनिशियल इक्वल टू फाइनल रहना, यानी कि कांस्टेंट रहना, यस और नो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी क्या होता है? मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। ये हम, ठीक है, द गोल्डन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।